चलो जी, तो आज हम शुरू करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना। कुछ पढ़ाया था इसमें मैंने आपको। चलिए फिर आप चुपचाप बैठेंगे सभी, आवाज नहीं करेगा कोई भी। टॉपिक का नाम है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ मैं कोई फिक्स नहीं कर रहा कि जाइलम या फ्लोएम। अभी अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते किसको है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता कैसे, उसके बाद फिर हम जाइलम की बात करेंगे, फ्लोएम की बात करेंगे। पहले तो आप ये समझो कि जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का हम दूसरा नाम बताते हैं ट्रांसलोकेशन। सही है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन के लिए आपको हमेशा एक शब्द याद रखना है जिसका नाम है मास फ्लो, या आप इसे बल्क फ्लो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बल्क फ्लो या फिर मास फ्लो बोल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बल्क फ्लो या मास फ्लो में हमेशा आपको याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट होता है। कैसे होता है? मतलब मूवमेंट होगा। अभी तक जितना भी हम पढ़ते आए हैं उसमें हमने बेसिकली जो मेन रखा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को रखा। हाई कंसंट्रेशन टू लो, लो कंसंट्रेशन टू हाई, हाई टू लो आ रहे हैं तो पैसिव आ रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई जा रहे हैं तो एक्टिवली जा रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ रोल केवल और केवल किसका है? प्रेशर ग्रेडियंट का है। किसका है? अब आप बताइए कि जैसे आप समझे कि अपने पास ना एक स्ट्रॉ है, पाइप होती है ना, इसके दो एंड है, एक एंड ए है और एक एंड बी है। बोलो जो ए एंड है वो लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है। ए एंड जो है वो लिक्विड में डूबा हुआ है और बी एंड जो है वहां से हम सक्शन कर रहे हैं। जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो एक एंड पे क्या लग रहा है? सक्शन। सही है। जिस एंड पे सक्शन लगेगा उस एंड से लिक्विड लॉस होगा, इस एंड से लिक्विड का क्या होगा। और जिस एंड से बच्चे जो पानी के अंदर डूबा हुआ है वहां से अंदर जाएगा लिक्विड, तो यहां से लिक्विड क्या करेगा? ऐड होगा। बताइए जो लिक्विड ऐड हो रहा है, लिक्विड जो वहां पर तो प्रेशर डेवलप होगा पॉजिटिव, और जहां से लिक्विड लॉस हो रहा है वहां डेवलप होगा प्रेशर नेगेटिव। तो सोचो यहां से आपने प्रेशर कितना डेवलप कर दिया, तो बताओ जहां ऐड हो रहा है वहां प्रेशर कितना आएगा? +5। तो ज्यादा प्रेशर कौन से पॉइंट पर है? +5। और कम कहां है? तो आप बताएंगे कि जो सब्सटेंस है वो अपनी हाई प्रेशर टू कहां जाएंगे? इसे हम मास फ्लो कहते हैं। मास फ्लो, बल्क फ्लो में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं होता। इसमें सारे मॉलिक्यूल, सारे सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड पर चलते हैं। एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड पर चलते हैं। इन वन डायरेक्शन एट सेम पेस। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बहती हुई नदी। बहती हुई नदी जैसे मान लीजिए मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ बह रही है, उसमें आप कुछ भी फेंक दीजिए वो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि पानी के बहाव के साथ वो बह जाएगा। तो मास फ्लो बहती हुई नदी की तरह होता है। क्या बोलेंगे आप? मास फ्लो बहती हुई नदी की तरह होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बहती हुई नदी की तरह होने का मतलब आप सिंपल यहां समझ जाइए कि सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड पर मूव करते हैं। एक चीज। दूसरा, यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे आप क्या करिए, एक गिलास शरबत बनाइए। एक गिलास शरबत बनाते टाइम आपने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी को डिसॉल्व कर लिया, घोल लिया। कितने चम्मच? 1 चम्मच शुगर आपने घोल ली है। किसमें? पानी में। सही है बात या नहीं? अब क्या करिए कि आप स्ट्रो लगा के उस जूस को पिएंगे, लेकिन उससे पहले शर्त है कि 2 चीनी शुगर, मतलब 2 चम्मच शुगर, 2 चम्मच चीनी अपने मुंह में रख लो, जीभ पर, बक्कल कैविटी में। तो शुगर ज्यादा गिलास में है या मुंह में है? अब आप स्ट्रॉ से जूस खींचो तो बताओ केवल पानी आएगा या पूरा सॉल्यूशन? तो बताओ अगर यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता, अगर यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम, तो केवल पानी आता, शुगर नहीं आती, क्योंकि शुगर तो ऑलरेडी मुंह में ज्यादा है। लेकिन पूरा सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब यहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई रोल नहीं है। यहां रोल किसका है?
प्रेशर ग्रेडियंट का। तो आप बताइए कि मास फ्लो, बोलो ऐसे, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। तो अब तक जितना भी बोलते आए वो सब क्या था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए था, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छे से बढ़ूं आगे? पक्का? दूसरी बात आपको समझनी है कि जो मास फ्लो है या बल्क फ्लो है, इसे हम अचीव कर सकते हैं बाय पुल एंड पुश, दोनों। आप पुल का मतलब तो समझो यहां स्ट्रॉ से जूस पीना, सक्शन कर रहे हो पुलिंग से। और पुश का मतलब समझो गार्डन होज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां से तो क्या हो गया, मतलब स्ट्रॉ वाला हम एग्जांपल ले सकते हैं। पुश का एग्जांपल क्या लेंगे? बोलो गार्डन होज। पौधों को पानी दिया कभी आपने? मोटर पानी उठाती है टैंक से, आपके पाइप जो हाथ में है उसमें पानी आ रहा है, और वो प्रेशर से आ रहा है, पुश से। और आप उसमें अंगूठा लगाते हो, आधा रास्ता खोलते हो, तो प्रेशर और ज्यादा डेवलप होता है, पानी दूर तक गिरता है। ये पुश है। ये क्या है? पुश है। तो बोलो मास फ्लो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। पुल से भी अचीव किया जा सकता है, और पुश से भी अचीव किया जा सकता है। यहां स्ट्रॉ से जूस पीना पुलिंग का एग्जाम्पल है, और गार्डन होज पुशिंग का एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि गार्डन में जो पानी हम लगाते हैं बच्चे, हम देते हैं पानी पौधों को, तो वो पुशिंग का एग्जाम्पल है। किसका? और पुलिंग का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉ वाला। और आप बताइए कि जो मास फ्लो है, इसको इन दोनों प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। इस बात को आप प्लांट पर अप्लाई करिए। किस पर? प्लांट पर अप्लाई करिए कि प्लांट पानी कैसे लेकर जाते हैं। तो हम अब पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मतलब अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो जाइलम को लेकर है। तो पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये आप बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है बाय जाइलम, रूट टू शूट। इसका मतलब सबसे पहले तो पानी रूट के जाइलम में आना चाहिए। पानी रूट के जाइलम में आना चाहिए, कि रूट का जो जाइलम है पहले उसमें पानी आएगा, फिर ऊपर जाएगा। सही है बात या नहीं? तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाउ डू एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट कैसे वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। उसके लिए रूट की एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। जब हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप बताते हैं कि रूट में सबसे बाहर एक लेयर होती है सेल्स की, जिसको आप एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मिस या एपी। फिर उसके अंदर की तरफ आपको बताना है कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ आप बताइए एक लेयर है जिसका नाम है पेरिसाइकल। क्या नाम है? और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ आप बताएंगे होता है जाइलम। ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये मैं स्ट्रक्चर किसकी बना रहा हूं? जाइलम की। ठीक है? यहां सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोलो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, और पैरेनकाइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं। बोलो पैरेनकाइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे बाहर वाला ये जो टिश्यू है ये क्या है? एपिडर्मिस। इसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। ठीक है? अगर ये टर्म लिखा है तो कंफ्यूज मत होना। दूसरा अंदर की तरफ ये जो टिश्यू है, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इसके बताइए तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है हाइपोडर्मिस। जब आप लिखते हैं हाइपोडर्मिस, तो आपको बताना है कि हाइपोडर्मिस होता है इन
स्टेम। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती, इसलिए एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ कौन आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, हाइपोडर्मिस है ही नहीं। मैंने एपिडर्मिस के अंदर लेयर कहां बनाई है, तो ये टीएस ऑफ रूट है। रूट के टीएस में हाइपोडर्मिस नहीं होता, रूट के टीएस में हाइपोडर्मिस नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उसके अंदर की तरफ आपको बताना है रियल कॉर्टेक्स। क्या बताना है? रियल कॉर्टेक्स ये वाला टिश्यू है जो कि पैरेनकाइमा होता है। कैसा टिश्यू है? पैरेनकाइमा टिश्यू है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कौन सा? जो रियल टिश्यू कॉर्टेक्स में आपको बता रहा हूं। और मैंने आपको बताया कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन होती है, हाइपोडर्मिस। ये केवल और केवल किस में मिलता है, स्टेम में। रूट में हाइपोडर्मिस, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता, यस और नो, लेकिन स्टेम में होता है। तो इसलिए ये आपको केवल स्टेम के लिए याद करना है हाइपोडर्मिस, तो यहां पर ठीक है। और इसके अंदर की तरफ होता है, बोलो, एंडोडर्मिस। कौन होता है? इसका मतलब जो ये एंडोडर्मिस है, ये जो लेयर दिख रही है ना आपको व्हाइट कलर की, लेयर क्या है, बोलो, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। क्या बोलोगे? तो मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एंडोडर्मिस। क्योंकि एनसीईआरटी ने एंडोडर्मिस पढ़ाते टाइम कई बार लिखा है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। अल्टीमेटली वो बात किसके बारे में कर रहे हैं, एंडोडर्मिस के बारे में। किसके बारे में? तो आप बताएंगे कि यहां पर भाई कॉर्टेक्स के तीन पार्ट हैं, हाइपोडर्मिस, रियल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये है पेरिसाइकल। कौन है? और साइकिल के अंदर की तरफ है जाइलम। जाइलम में दो जाइलम याद करने हैं, एक तो न्यूली फॉर्म जाइलम प्रोटोजाइलम, और एक मैच्योर जाइलम मेटाजाइलम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ये कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम, इस कंडीशन को एक्सार्क कंडीशन कहा जाता है, जो आपको रूट में मिलता है, और स्टेम में ये एंडार्क होता है। एंडार्क और एक्सार्क टर्म के बारे में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत, मैं आपको ये प्लांट एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा। किसमें पढ़ाऊंगा? क्योंकि सीक्वेंस में अगला टॉपिक आपका प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद हम प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है बात या नहीं? तो सीक्वेंस में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लांट एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन जाइलम की क्या है, उस पर दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है ये, और इनको मिलाकर हम जाइलम बोल रहे हैं। तो सीक्वेंस में देखो, एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर प्रोटोजाइलम है, फिर मेटाजाइलम है। यहां इस बात का खास ध्यान रखिए कि जो एंडोडर्मिस है, क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर आप बताइए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कुछ और नहीं, बोलो, सुबेरीन होता है। क्या होता है? और सुबेरीन जो है, बोलो, इम्परमिएबल फॉर वाटर। सुबेरीन क्या है? सुबेरीन क्या है? इनपरमिएबल फॉर, इम्परमिएबल फॉर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि जो कॉर्टेक्स होता है, उसके इनर मोस्ट लेयर का नाम एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? और जो कि सुबेरीन होता है, और सुबेरीन वाटर के लिए इसको क्या बना देता है, इम्परमिएबल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब आप सोचो कि बाहर की तरफ ये एरिया जो है बच्चे, ये सॉइल है। क्या है? और सॉइल में बोलो वाटर प्रेजेंट है। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स बना रहा हूं मैं, ये क्या है, पानी है। सही है बात या नहीं? तो बाहर क्या है, ये सॉइल में ये क्या प्रेजेंट है, सही है बात या नहीं? अब आप बताओ कि अगर ये रूट वाटर एब्जॉर्ब करेगी, तो कौन सा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी, बोलो, जो सरफेस के आसपास है। केवल उसी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा जो सरफेस के आसपास है। तो बताइए कि रूट्स वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन को, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, क्या होती है, वो बोलो, बाहर की तरफ ग्रोथ करती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। बाहर की तरफ ग्रोथ करती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या है, क्या है? और रूट हेयर क्या करते हैं,
बोलो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया या सरफेस एरिया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? क्या बिना रूट हेयर के वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता? लेकिन कम होगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए एपिडर्मिस बाहर की तरफ क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप बताइए जो रूट हेयर्स होते हैं कौन? वो कुछ और नहीं, वो एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन है। क्या बोलेंगे आप? एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, इसलिए रूट हेयर बोलो यूनिसेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वाटर एब्जॉर्ब होगा सॉइल से बाय द एपिडर्मिस और रूट हेयर, और रूट हेयर यहां रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? तो आप बताइए कि वाटर का जो फ्लो रहेगा, वो वाटर का फ्लो कैसा रहेगा रूट में? बोलो, सॉइल में था पानी, सॉइल से आएगा एपिडर्मिस, या एक ही बात है? क्योंकि आप सोचो ये एपिडर्मल सेल है और इसका एक्सटेंशन रूट हेयर है, तो इनके साइटोप्लाज्म में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना, मिक्स ही है ये तो। पानी एपिडर्मिस में घुसा है मतलब रूट हेयर में आ गया, रूट हेयर में आ गया मतलब एपिडर्मिस में आ गया। हाँ या ना? क्योंकि एक्सटेंडेड पार्ट ही तो है वो। तो पानी बताओ कि सबसे पहले सॉइल से कहां आया? एपिडर्मिस से कहां आया? कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स जो है वो कैसा टिश्यू है? पेरेन्काइमा। सही है बात या नहीं? कॉर्टेक्स से कहां जाएगा? एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से पेरी साइकिल, और पेरी साइकिल से प्रोटोजाइलम। डायग्राम में देखो ना आप ध्यान से। और प्रोटोजाइलम से और मेटाजाइलम से बोलो एरियल पार्ट्स ऑफ द मतलब बाद मेटाजाइलम में। कहां पर? मेटाजाइलम में आने के बाद पानी प्लांट में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो पानी पहले कहां एंटर करेगा? रूट हेयर में, एपिडर्मिस में। फिर कहां आएगा? कॉर्टेक्स से, एंडोडर्मिस से, पेरीसाइकिल से, प्रोटोजाइलम से, मेटाजाइलम की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अब आप बताइए कि वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद, बोलो ऐसे, रूट हेयर या एपिडर्मिस से जाइलम तक दो पाथवे फॉलो करता हुआ पहुंचता है। उसमें एक पाथवे का नाम है एपोप्लास्ट और दूसरे पाथवे का नाम है सिम्प्लास्ट। एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है? तो कितने पाथ फॉलो कर रहा है? कौन 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 से हैं वो? एपोप्लास्ट और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द एपिडर्मिस और द रूट हेयर, वाटर फॉलो टू पाथवेज। वन इज एंड सेकंड इज, वन इज सेकंड इज एग्जैक्टली। तो अब हम बात कर रहे हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे की। किसकी? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे की। ठीक है बात या नहीं? आप बताइए, एपोप्लास्ट एक नॉन लिविंग पाथ है। कैसा पाथ है? और सिम्प्लास्ट जो है वो एक लिविंग पाथ है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां एपोप्लास्ट में जो वाटर फ्लो होता है वो बोलो थ्रू सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता है। कहां से होगा? सेल वॉल और इंटरसेलुलर। लेकिन सिम्प्लास्ट में वाटर फ्लो थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मेटा से होगा। अब आप बताइए कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मेटा तो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, सीधे बैठे हुए सबके सब। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्मेटा तो कैसी स्ट्रक्चर है? कैसी स्ट्रक्चर है? तो लिविंग स्ट्रक्चर से तो वाटर जाएगा, तो लिविंग पाथ बोलेंगे उसको हम। और सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस डेड है। सेल वॉल और, तो जब डेड पाथ से निकलेगा तो उसको हम नॉन लिविंग या डेड पाथवे बोलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो लिविंग कब बोलना है? समझ आई बात? नॉन लिविंग कब बोलना है? समझ आई बात? हाँ या ना? अच्छे से
कोई प्रॉब्लम? बढ़ूं आगे? अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी ने भी हमें दिया है, तो आपको भी मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए, ये एक सेल की सेल वॉल है। ऐसे बताइए, हमारे पास 4 सेल हैं। एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, और फिर पेरिसाइकिल है। सही है? ऐसी कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो सेल्स हैं ये लेयर्स हैं। जैसे एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। तो इसमें सेल्स एक से ज्यादा जुड़ी होती हैं ऐसे। सही है? एक मिनट रुको, हाँ। सेल मेम्ब्रेन भी बना लूं ना मैं, उससे क्या है कि फिर मेरे को बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा चीजों को। सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ आप बताइए कि भाई जैसे ये सेल है, तो ये पहली सेल कौन है? एपिडर्मिस। दूसरी क्या है? तीसरी क्या है? चौथी क्या है? पेरिसाइकल। सही है? इसमें आपको ना एक बात ध्यान रखनी है। बोलो, एपिडर्मिस एक लेयर का नाम है। एपिडर्मिस जो है वो एक लेयर का नाम है। तो लेयर में तो सेल्स ऐसे होंगी बिना गैप के, एक लेयर बनेगी सेल्स की। लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, कौन सा एरिया है? कौन सा एरिया है? तो आप बताइए कि जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है वो तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ है। वो तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ है। तो ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। क्या है ये? इंटरसेलुलर स्पेस है। लेकिन उसके बाद अंदर कौन आया? एंडोडर्मिस। बोलो, एंडोडर्मिस एक लेयर का नाम है। सही है बात या नहीं? फिर अंदर कौन आया? तो बोलो, पेरिसाइकिल भी एक लेयर का नाम है। लेयर का मतलब होता है कि सेल्स सीधी लाइन में होती है। इसका मतलब आपको यहां, जब आप कॉर्टेक्स सेल को पढ़ते हैं तो आपको यहां क्या मिलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो मतलब कॉर्टेक्स वाले एरिया में आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखेंगे। बाकी आपको एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में और पेरिसाइकिल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखेंगे। सही है बात या नहीं? ये इनके अंदर बोलो एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल प्रेजेंट है। इसमें सबसे पहली सेल का नाम क्या है? बोलो, ये है एपिडर्मिस सेल, ये कॉर्टेक्स, ये एंडो, ये पेरी साइकिल। सही है बात या नहीं? और सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो यहां बताइए, हमारे पास सबसे लास्ट में ये कौन है? बोलेंगे ये जाइलम है। सही है बात या नहीं? अब पानी को लेकर चलना है हमें बाहर से अंदर की तरफ। आप बताएं कि ये जो एरिया है ये एरिया सॉइल है, हाँ या ना? अब यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बोलो सेल के अंदर गए। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर गया पानी, गया या नहीं गया? जब साइटोप्लाज्म के अंदर पानी गया, तो आप बताओ इसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस कर लिया आपने। ये वाला जो एरिया है ना बच्चे, इसको मिडल लैमेला कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? दो नेबरिंग प्लांट सेल्स जहां आपस में जुड़ती हैं, वहां कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना हुआ एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम मिडल लैमेला कहते हैं। अभी आपने क्या सेल बायोलॉजी पढ़ी नहीं है। जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया है,
दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में जो जोड़ने का काम करती है ना नेबरिंग प्लांट सेल्स को, उसका नाम होता है मिडल लैमिला। तो आप ये बताएंगे कि कौन है ये मिडल लैमिला है नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में। ठीक है, जहां दो प्लांट सेल्स आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जब आपको सेल वॉल पढ़ाई जाती है ना, तब आपको पता चलता है कि दो नेबरिंग प्लांट सेल्स जिस स्ट्रक्चर से आपस में जुड़ती हैं उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मिडल लैमिला। अब आप बताओ कि इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड दिख रहा है क्या आपको, अलग अलग है। लेकिन ये तो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हुआ प्लांट तो, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का ये करेक्टर है कि उनकी सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में इंटरेक्शन करता है, आपस में तो वो इंटरेक्शन कैसे करे, तो आप बताइए। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, क्या नाम है, बिल्कुल। तो आप बताइए कि दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मो, क्या नाम है, सही है बात या नहीं, बोलो। प्लाज्मोडेस्मेटा आर आल्सो नोन एज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, प्लाज्मो, प्लाज्मो। अब आप बताओ, बाहर से पानी सेल के अंदर आया कौन से वाली में, एपिडर्मिस में पानी कंप्लीट किया गया। यहां वाटर कंप्लीट करने के बाद बोलो प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ ये पानी कहां पहुंचा, नेक्स्ट सेल के पास। अब कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं यहां पर वाटर को कंप्लीट किया गया, और फिर एक्स्ट्रा वाटर कहां गया, सही है। फिर एंडोडर्मिस में पानी को कंप्लीट किया गया, फिर यहां से एक्स्ट्रा वाटर कहां पहुंचा, और फिर पेरिसाइकिल में पानी कंप्लीट किया गया, और यहां से पानी कहां पहुंचा, और जाइलम से ये ऊपर की तरफ चला गया, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स की तरफ। आप बताइए, ये जो पाथ मैंने अभी बनाया है बच्चे, इस पाथ को आप सिंप्लास्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें आप वाटर को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हुए देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम सेल मेम्ब्रेन है, यस और नो। और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रही है, इसका नाम सेल वॉल है, हाँ या ना। और हमने कहा है कि जब आप मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, जब आप प्लाज्मोडेस्मेटा क्रॉस करते हैं, तो इसको आप सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं, हाँ या ना। अब आप बताइए कि अगर हम पानी लेकर चलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या सेल वॉल के थ्रू, अब देखो पानी यहां से सेल वॉल के अंदर से जा रहा है, बोलो सेल वॉल एक परमिएबल बाउंड्री होती है, कैसी बाउंड्री होती है, तो इसका मतलब ये पानी को रोकेगी नहीं, हाँ या ना। तो वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस, वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल को क्रॉस, सही है बात या नहीं। यहां से पानी बोलो सेल वॉल के थ्रू निकलेगा, किसके थ्रू, या फिर बोलो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू। कहां तक आया पानी, एंडोडर्मिस तक। कॉर्टेक्स तो क्रॉस कर रहा है ना पानी सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस से, सही है बात या नहीं। कहां तक पहुंचेगा, आप बताइए। एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल होती है ना, इसमें सुबेरीन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, क्या कहते हैं इनको हम, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। देखो आप ये, सही है। आप बताइए, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं सेल वॉल के अंदर, एंडोडर्मिस की सेल वॉल के अंदर, ये क्या है, बोलो कैस्पेरियन या सुबेरीन स्ट्रिप्स, सही है बात या नहीं, हाँ या ना। और आप बताओ, कैस्पेरियन स्ट्रिप या सुबेरिन स्ट्रिप वाटर के लिए कैसी हैं, वाटर के लिए कैसी हैं। अब आप बताओ कि यहां से पानी जब आया, सही है, तो ये पानी यहां से सेल वॉल से जाने की कोशिश कर रहा है, तो सेल वॉल इस पानी को निकलने से क्या करेगी, कि भाई नहीं जा सकते आप।
ये पानी कोशिश करेगा चलो इधर से बंद है तो इधर निकल लेता हूं मैं, इधर भी कौन आ गया? तो बताइए कि पानी सेल वॉल को क्रॉस। और मजे की बात यह है कि जो एंडोडर्मिस वाला डायग्राम है, इसमें आप बताओ एंडोडर्मिस एक लेयर है और लेयर में इंटरसेलुलर स्पेस। भाई जिनको नहीं पढ़ना वो अपना बैग पैक करें जल्दी से, आप भी खास करके सुन लें, वो टाइम पास करने नहीं आया क्लास में मैं। इधर देख, वरना बैग पैक कर, सीधे बैठो सबके सब। आपको ये बात समझनी है कि भाई एंडोडर्मिस जो है वो एक लेयर का नाम है। अब लेयर में इंटरसेलुलर स्पेस तो है ही नहीं, तो पानी को तो सेल वॉल से निकलना है, क्योंकि ये पानी सेल के अंदर थोड़ी, ये तो सेल के बाहर है। अब बाहर वाला पानी तो बाहर से निकलेगा। अब सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन? सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर कौन? और सेल वॉल में कौन? तो पानी यहां से सेल वॉल को क्रॉस, पानी यहां से सेल वॉल को क्रॉस। तो फिर बताओ कि पानी की मजबूरी है कि पानी को अंदर आना ही पड़ेगा। पानी की ये मजबूरी है कि पानी को यहां अंदर। तो आप बताइए एंडोडर्मिस में यहां सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताओ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सुबेरिन स्ट्रिप्स, यस और नो? cell wall of the endodermis cell not permeable for the water, so in endodermis water essentially move by the symplastic movement, essentially move by the symplastic। और फिर आप बताइए यहां से पानी नेक्स्ट सेल में भी किससे जाएगा? सिम्प्लास्ट से। और फिर सिम्प्लास्ट के बाद पानी आगे पहुंचेगा कहां पर? और जाइलम से पानी फिर कहां जाएगा? क्या आपको ये बात समझ में आई है? अच्छा एपिडर्मिस में बताओ पानी सिम्प्लास्ट से जाता है या एपोप्लास्ट से या दोनों से? मतलब यहां सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी हो सकता है और एपोप्लास्टिक मूवमेंट भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि ये पानी यहां सिम्प्लास्ट से और यहां। अच्छा कॉर्टेक्स में बताओ पानी कैसे जाता है? बोलो, सिम्प्लास्ट से भी जा सकता है और एपोप्लास्ट से भी जा सकता है, यस और नो? लेकिन जब आप कहां आए तो आपको याद करना है कि यहां ओनली क्या होगा, और जब आप पेरिसाइकिल में आए तो क्या होगा? क्योंकि एक बार पानी अगर साइटोप्लाज्म में आ गया तो फिर सेल वॉल में क्यों जाएगा? एक बार अगर पानी साइटोप्लाज्म में, तो फिर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और फिर आप बताएंगे बात किसकी? और जाइलम में बताइए ओनली एपोप्लास्ट। पूछो क्यों? क्योंकि जाइलम की वेसल्स जिनके थ्रू पानी जाता है और जाइलम की ट्रैकेट्स जिनके थ्रू पानी, बताओ वो डेड होती हैं। और जब डेड सेल्स को पानी क्रॉस करता है तो उस पाथवे का नाम क्या है? तो बताओ एपिडर्मिस में पानी कैसे जाएगा? एपोप्लास्ट से या सिम्प्लास्ट से या दोनों से? कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, जाइलम में, एपोप्लास्ट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो इस डायग्राम में देखेंगे आप कि अगर बाहर से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद सेल टू सेल मूव करता तो इसे क्या बोलेंगे? और अगर बच्चे यहां से पानी एंटर हुआ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां से इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है ना पानी, तो इसका मतलब ये फ्लो तो कैसा है और ये फ्लो कैसा है। लेकिन एंडोडर्मिस में आकर तो आपको ओनली 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 क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? सही है बात या नहीं? आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात समझाऊंगा कि जाइलम के ठीक सामने की जो सेल्स होती हैं, जाइलम के, उनमें सुबेरिन थोड़ा कम होता है। बाकी चारों तरफ की जो सेल है आसपास की, सब में सुबेरिन ज्यादा है। लेकिन जाइलम के ठीक सामने की जो सेल होती है उनमें सुबेरिन थोड़ा, ताकि कम से कम पानी क्रॉस तो कर सके। अगर बिल्कुल ही सेल वॉल की परमेबिलिटी खत्म कर दोगे तो सिम्प्लास्ट भी कैसे होगा?
तो आप बताइए कि इन सेल्स में सुबेरीन तो होता है लेकिन कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली और इन सेल्स को जो कि ठीक जाइलम के क्या है, इनको पैसेज सेल्स कहा जाता है। क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं? पैसेज, पैसेज, पैसेज सेल्स। रहेगा याद? यस और नो? पेज नंबर 184 पे ये डायग्राम है, नीचे चारों सेल्स का डायग्राम दिखेगा आपको। पहली सेल एपिडर्मिस, दूसरी, तीसरी, नंबर 4, नंबर 5। सही है बात या नहीं? बस इसमें एक ध्यान रखना कि जो सेकंड डायग्राम है ना कॉर्टेक्स वाला, उसमें उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां मेंशन कर रखा है, तो बच्चा कहता है ये तो सेल वॉल है, तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर ऊपर वाली सेल की मेम्ब्रेन को मेंशन कर रखा है एक्चुअली। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, आप दुखी मत होना, आप थोड़ा सा उसको अंदर की तरफ ले जाओ और आप बता दो कि वो मेम्ब्रेन है, या फिर अंदर की तरफ ना लेके जाओ तो इस मेम्ब्रेन को वॉल कर लो आप, दोनों का मतलब एक ही निकल के आएगा, क्योंकि बाहर वाली लेयर तो सेल वॉल है ना। लेकिन वो समझाना चाह रहे हैं कि लेयर में है तो लेयर में अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन आएगी ना, बाहर ये ऊपर वाली। तो एनसीईआरटी ने हालांकि मेंशन ऐसे किया और ये वाला डायग्राम ऊपर बनाया ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात यार? लेकिन मैंने आपको ये बिल्कुल सही से समझाया कि एपिडर्मिस एक लेयर होती है, कॉर्टेक्स एक लेयर, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल एक लेयर, और जो लेयर होती है वहां इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? क्या आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट समझ में आया? अच्छा, दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन होगा? एपोप्लास्ट। आप सोचो ना कि भाई आपको अगर मैं कोई व्हीकल देके मैं कहूं कि आप पूरी सिटी क्रॉस करके आओ, और आप सिटी के अंदर से आ रहे हो और आपको बहुत सारी रेड लाइट क्रॉस करनी पड़ रही है, और एक मैं कहूं कि आप बाईपास आ जाओ, तो एपोप्लास्ट एक बाईपास पाथ है। हाँ या ना? और दूसरा आप बताओ कि इस रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सेल्स कौन से टिश्यू में मिलेंगी? किस में मिलेंगी? और कॉर्टेक्स एक कैसा टिश्यू है? पैरेनकाइमा। कैसा टिश्यू है? और पैरेनकाइमा टिश्यू का मतलब है कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो आप बताइए इस हिस्से में सबसे ज्यादा पानी आपको एपोप्लास्ट की फॉर्म में मिलेगा। और ये डायग्राम एनसीईआरटी ने पेज नंबर 185 पर आपको पढ़ाया, नीचे देखो आप, है या नहीं है? 11.7 डायग्राम जो है रूट हेयर के साथ। यस और नो? अच्छे से? यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ आई बात या नहीं? किसी को डाउट हो तो बच्चों पूछो मेरे से, वरना मैं आगे बढ़ूं। हाँ बेटा। हाँ कॉर्टेक्स, ये लेयर थोड़ी है, ये कॉर्टेक्स तो खाली जगह पे भरा हुआ टिश्यू है, तो बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन ऊपर एपिडर्मिस लेयर है। कॉर्टेक्स स्पेस को नहीं बोलते, कॉर्टेक्स सेल को बोलते हैं, लेकिन इस स्पेस में सेल्स जो अरेंज है वो रैंडम अरेंज है, लेयर की फॉर्म में अरेंज नहीं है। यहाँ एक लेन में है, इसको लेयर बोलेंगे, इनको भी लेयर बोलेंगे, इनको भी लेयर बोलेंगे, लेकिन ये लेयर नहीं है। और बताओ? जरूरी नहीं है ऐसा, हर पे होता तो मैं भी हर एक पे बनाता। और बताओ? क्लियर है सबको? डायग्राम समझ में आया है? लाइनें मैंने जो बोली हैं वो पता चली हैं? ठीक है, तो एनसीईआरटी कवर हो रही है आपकी यहां से। अब हम चलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की तरफ, की पानी अब जाइलम तक तो ले आए हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से। अब जाइलम से पानी को ऊपर कैसे लेके चल रहे हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है? आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जिनको नहीं पढ़ना बैग पैक करें अपना, बाहर तक मैं छोड़ूंगा। आप बताइए कि भाई एक स्टेम है, प्लांट है, एक्सिस है उसका ये, और इस एक्सिस में ये नीचे की तरफ जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये रूट पार्ट है, और ये सॉइल सरफेस है। इसके ठीक ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये शूट पार्ट है। नीचे की तरफ कौन है?
ऊपर की तरफ कौन है, शूट प्रेजेंट है, सही है। शूट में ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेम और ये रूट होगा, सही है। आप बताइए कि जो रूट होती है, रूट पर रूट हेयर्स होते हैं, रूट पर रूट हेयर्स होते हैं, ये एक रूट हेयर है मान लीजिए, और जो शूट पार्ट है बच्चों वहां पर प्रेजेंट है, बोलो लीफ। जैसे मैं एक लीफ पढ़ा रहा हूं, जो एक लीफ के साथ होगा वही सबके साथ होगा, सही है। अब आप बताइए कि जो लीफ है, लीफ में वेन्स होती हैं, और बोलो वेन्स कुछ और नहीं, जाइलम फ्लोएम ही होता है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू ही है। कौन, वेन्स क्या है, हाँ वेस्कुलर टिश्यू ही है, जाइलम और फ्लोएम, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और आप बताइए कि जो वेन्स होती हैं वो अपने एंड पे बिल्कुल ओपन रहती हैं, वेन्स जो होती हैं वो एंड पे क्या होती हैं, ओपन होती हैं, सही है बात या नहीं। ये मेन वेन है, इसको मिड रिब कहते हैं। ये क्या है, मेन वेन है, बोलो इसको मिड रिब के नाम से जानते हैं हम। इसके अलावा और भी वेन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिनको हम लेटरल वेन्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लेटरल वेन्स का नाम देते हैं। और बताओ कि जो लेटरल वेन्स होती हैं वो भी अपने किनारों पर ओपन सभी हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ओपन तो सारी वेन्स हैं। वेन्स हमेशा किनारों पर पाई जाती है। एक रफ पेज दो मुझे तो। गर्दन सबकी ऊपर होनी चाहिए, भाई नीचे गर्दन को झुकाए नहीं, सीधा बैठे, बिल्कुल आई कांटेक्ट कंपलसरी है। हाँ बेटा, ये मैं वापस नहीं दूंगा, ऐसा पेज दो मेरे को, खराब हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। आप ऐसे समझोगे किसी प्लांट पर ना कोई लीफ लगी है, जैसे क्या लगी हुई है, लीफ लगी हुई है ना, हाईलाइटर है, डार्क कलर का हो थोड़ा तो ज्यादा बढ़िया। ये दे दे कोई नहीं। देखो इधर देखो आप, एक प्लांट है, प्लांट पर ये लीफ लगी हुई है, डाइकोट लीफ है ऐसे, सही है। लीफ का जब हम टीएस पढ़ते हैं तो टीएस पढ़ते टाइम हमें दो एपिडर्मिस दिखती है, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस, और बीच का जो टिश्यू होता है उसको बीजोफिल कहते हैं। यहां से एनाटॉमी पढ़ते हैं हम लीफ की, सही है बात या नहीं। और ये प्लांट पर लीफ यूं लग रही है, समझ रहे हैं बात या नहीं। तो पेंसिल दे मेरे को इधर। आप बताइए लीफ के अपर और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, अपर और लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो मतलब स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं, स्टोमेटा पोर है जो कि अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में पोर्स पाए जाते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। सही है बात या नहीं। आप बताओ लीफ यूं है, अब यहां से देखो इस लीफ को आप, जब इस लीफ को आप यहां से देखोगे, यहां से जब आप इस लीफ को देखोगे तो बोलो ये इसकी मिड रिब है, यहां से ये वेन्स निकल रही है बाहर की तरफ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो आप बताइए कि जो वेन्स हैं उनके जो किनारे हैं वो यहां ओपन हो रहे हैं इस जगह पे। स्टोमेटा तो होते हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस पर, अपर क्या होते हैं, ये जिसके मुंह में उंगली है तो आया 2-3 दिन के बाद है, कल आया था ना, ये इधर बैठा है पीछे से, तीसरा बेंच, पहला बच्चा, क्या नाम है, खड़ा हो। इवनिंग बैच के हो मॉर्निंग के, कल आए थे, कल नहीं आए थे मेरी क्लास में।
अरे कल आया था या नहीं आया था? क्यों? वो तो हरकतों से पता चल ही रहा है मुझे। ऑनलाइन भी ऐसे ही पढ़ता होगा जैसे अभी पढ़ रहा है। नहीं, बोला ना आज थोड़ा अटेंटिव रहिए बच्चे, आज जरूरी है। टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक के बारे में सब यही बोलते हैं कि ये समझ नहीं आता कभी भी। नहीं समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं क्लास में आया हूं तो इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि टॉपिक समझ में ना आए। तो इसको दिमाग में डाल लो कि भाई जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर और लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं, ठीक है। और जो वेन्स हैं इनके ओपन एंड किनारों पर। तो मैं लीफ बेसिकली आपको यहां से दिखा रहा हूं फ्रंट से। तो ओपन एंड यहां है किनारों पर, स्टोमेटा यहां है अपर और लोअर एपिडर्मिस पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और बोलो वेन्स के ये जो ओपन एंड है, वेन्स के ये जो, इनको कहते हैं हाइडेथोड, या लिखते हैं वाटर स्टोमेटा। तो बोलो हाइडेथोड या, हाइडेथोड या। और ये जो हिस्सा है, बोलो ये मीजोफिल सेल्स हैं लीफ की, हाँ या ना? और मीजोफिल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, वहां उनके साथ स्टोमेटा होते हैं, और उस स्टोमेटा से वाटर का लॉस होता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, कल पढ़ाया मैंने आपको, हाँ या ना? तो बताओ ट्रांसपिरेशन हाइडेथोड से होता है या स्टोमेटा से? और स्टोमेटा तो अपर और लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं। तो पानी यहां से लॉस हो रहा है अपर और लोअर एपिडर्मिस से, थ्रू थ्रू। तो लीफ की दोनों सरफेस वाटर का क्या कर रही हैं? वाटर का क्या कर रही हैं? जब यहां इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर लॉस होगा, क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस से। सही है बात या नहीं? तो आप यहां बताएंगे कि जो लीफ का इंटरसेलुलर स्पेस है क्या है? यहां डेवलप होगा, बोलो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर डेवलप होगा? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक। सही है बात या नहीं? अब पानी की कमी बोलो इंटरसेलुलर स्पेस में आई, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस का पानी निकल गया, हाँ या ना? तो कमी कहां आई? अब वो इंटरसेलुलर स्पेस में पानी पूरा किसने किया? सेल्स ने। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, हाँ या ना? अब पानी की कमी किसमें आई? तो सेल्स के पानी की कमी को पूरा किसने किया? बोलो वेन्स ने, क्योंकि वेन्स में जाइलम था, हाँ या ना? अब जो पानी की कमी वेन्स में आएगी, क्योंकि वेन्स में जो वाटर था बच्चे उसकी कमी हो गई ना यहां पर, हाँ या ना? क्योंकि वेन्स का पानी तो सेल्स ले गई, क्योंकि सेल्स ने अपना पानी इंटरसेलुलर स्पेस में दे दिया। तो आप बताओ कि अब वेन्स में पानी की क्या आई? तो वो पानी की कमी पूरी कौन करेगा? बोलो स्टेम का जाइलम। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं स्टेम के, किसके? और बताइए कि जो वाटर की कमी स्टेम में आएगी वो कमी पूरे करेगा रूट, यस और नो? और रूट जाइलम में पानी कहां से आएगा? और रूट हेयर वाटर कहां से एब्जॉर्ब करेगा? तो देखो एक पूरी चेन बन गई ना वाटर मॉलिक्यूल्स की, हाँ या ना? तो यहां से वाटर अंदर एंटर, और यहां से वाटर, तो इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर का लॉस हुआ। जो वाटर इंटरसेलुलर स्पेस से लॉस हुआ वो सेल्स ने बैलेंस किया, और जो पानी सेल में कम हुआ वो वेन ने। तो अल्टीमेटली लीफ के वेन में वाटर की क्या आ गई? वो कमी पूरी कौन करने वाला है? स्टेम का जाइलम। और स्टेम के जाइलम की कमी, और रूट के जाइलम की कमी, और रूट हेयर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, हाँ या ना? यस और नो? अब देखो कि अगर हम इनको ऐसे लिख लें अपने ABCDEFGHIJKLM, सही है बात या नहीं? तो वाटर मॉलिक्यूल्स की एक चेन बन गई है इधर की तरफ। तो बताओ यहां से वाटर क्या हो रहा है? एंटर। और यहां से वाटर का क्या हो रहा है?
तो इसका मतलब इधर प्रेशर है, बोलो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोलो ये सेम टू सेम ये वाली कंडीशन हो गई स्ट्रॉ वाली। इधर से वाटर लॉस हो रहा था, लिक्विड लॉस हो रहा है तो नेगेटिव फोर्स, लिक्विड ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव फोर्स। तो बताओ सेम चीज बनी या नहीं बनी यहां पर? यस और नो? अगर ऐसा हुआ है तो जहां से वाटर लॉस हो रहा है वहां नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक लिखने का मतलब है मेरा वाटर की वजह से डेवलप होने वाला प्रेशर, कि भाई जो लीफ वाला एरिया है वो वाटर का क्या कर रहा है, तो वहां जो प्रेशर आ रहा है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और जो रूट में वाटर ऐड कर रहा है वो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या पॉजिटिव? तो पानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव? तो पानी रूट टू लीफ जाएगा या लीफ टू रूट आएगा? इसी को मास फ्लो कहेंगे हम। तो क्या जाइलम से मास फ्लो होता है? बिल्कुल आपके सामने है। सही है बात या नहीं? अब बताओ कि ऊपर लीफ जब वाटर का क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो जाइलम में एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, पानी को खींचने वाला। किसकी वजह से? बोलो ट्रांसपिरेशन लॉस की वजह से जाइलम में एक सक्शन प्रेशर, एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। जाइलम में एक सक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, हाँ या ना? इस सक्शन फोर्स को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं? और ट्रांसपिरेशन पुल को कैसा कंसीडर करेंगे? क्योंकि पुश पॉजिटिव और पुल, हमने ये बात वाटर पोटेंशियल में पढ़ी थी कि प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, हाँ या ना? फिर एनसीईआरटी लिखती है कि थो इन जाइलम negative tension or the potential develop in the water column play an important role to water up in a stem। और उस पुल का नाम, नेगेटिव पोटेंशियल का नाम क्या था, जो कि किस वजह से डेवलप हुआ है? ट्रांसपिरेशन लॉस की वजह से, ट्रांसपिरेशन के लॉस की वजह से। तो ट्रांसपिरेशन लॉस से जाइलम में एक पुलिंग फोर्स डेवलप हुआ है। इस पुलिंग फोर्स का नाम ट्रांसपिरेशन पुल है। इस पुलिंग फोर्स का नाम ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन पुल है। समझ रहे हैं ये बात? यहां तो कोई दिक्कत? बढ़ू मैं इससे आगे? यहां तो कोई प्रॉब्लम? अच्छे से। फिर बच्चा कहता है कि पुलिंग फोर्स से तो आप पानी ऊपर खींच रहे हो, और पुलिंग फोर्स का एरो आपने अपोजिट दिखाया है। तो बोलो अपोजिट डायरेक्शन इसलिए दिखाते हैं ताकि हम नेगेटिव फोर्स समझा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ओ भाई तो नाखून घर पे साफ कर लेना, ऐसे क्या कर रहा है? डॉक्टर बनना है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है तुम्हें? इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। दो तीन लोग आ जाओ यहाँ पे, लाइन से खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, लाइन से खड़े हो जाओ, मेरी तरफ फेस कर लो। तीनों लोग, चार आ गए, चलो फ्रंट में आओ थोड़ा और, बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाओ एक दूसरे के साथ, ऐसे एक लाइन में। हाँ क्या चाहिए? ये बो वाला ना, कान में तो खींच के एक, हिम्मत है तो सामने करके बो। वो टाइम पास करने के लिए थोड़ी बुलाया इनको मैंने। दूसरों क्लासेस में हुटिंग किया कर, मेरे नहीं। हो बताओ, मैंने इनको बुला लिया, मैंने कहा लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो। हो बताओ। संस्कार दिखा रहे हैं कि घर से ये सीख के आए हैं हम। घर वालों ने कहा था कि बेटा जब भी सर कोई अच्छी चीज समझाने की कोशिश करे तो हुटिंग करना जोर जोर से। पुलिंग फोर्स बताता हूं नेगेटिव क्यों है और एरो ऑपोजिट क्यों लगा रहे हैं हम। आप बताओ, ये जाइलम कॉलम में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जाइलम कॉलम में, ठीक है बात या नहीं? और मैं हूं ट्रांसपिरेशन पुल, पुलिंग फोर्स हूं। बोलो पुलिंग फोर्स वाटर को खींचता है। अब पुलिंग कहां डेवलप हुआ? जहां मैं खड़ा हूं, पानी को खींचेगा, तो बोलो पानी तो चला गया यहां। अब पुलिंग फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि पुलिंग फोर्स से जिस पानी को खींचा था हमने वो तो आगे बढ़ गया। अब पीछे वाले पानी को खींच के लाना है, तो अब पुलिंग फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे। अब ये खींच के मैंने कहां भेज दिया? बताओ पुलिंग किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? पुलिंग किधर जा रहा है? अब मैंने इसको इधर भेजा तो मैं कहां जाऊंगा?
और आगे मैं इधर बढ़ रहा हूं, ये मतलब पुलिंग फोर्स जो होता है वो वाटर फ्लो के अपोजिट चलता है, इसलिए इसको नेगेटिव बताते हैं। अब ऐसे ही खड़े रहो आप लोग, मैं पुश कर रहा हूं इनको, देखो बताओ मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं, ये भी किधर चल रहे हैं, बोलो फोर्स की डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन में ही है, तो पुशिंग पॉजिटिव और पुलिंग, क्योंकि पुलिंग फोर्स जब होता है तो हम उसको फ्लो के क्या पढ़ते हैं, और अपोजिट शो करने के लिए नेगेटिव चार्ज लगता है, अपोजिट शो करने के लिए नेगेटिव चार्ज लगता है। समझ पाए हैं बात या नहीं, हाँ या ना, अच्छे से। तो पुशिंग कैसा फोर्स है और पुलिंग कैसा फोर्स है, एक बात तो ये क्लियर हुई कि ट्रांसमिशन पुल वाली बात। अब आपने पानी खींचा जब ऊपर से, तो कौन से को खींचा, ए के साथ कौन चला, बी के साथ, सी के साथ, मतलब आप जब वाटर मॉलिक्यूल को खींचते हैं तो वो आपस में चिपक कर चलते हैं। तो बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे कहते हैं कोहेशन। बोलो अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स इज known as known as known as अब एक बात और समझना, जाइलम की जो वॉल है, जैसे मैंने ये जो बताया है आपको, ये टिश्यू क्या बताया है, जाइलम बनता है सेल्यूलोज लिग्निन पैक्टिन से। जी, जाइलम की जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन तो होता ही है, और जाइलम में मेच्योरिटी के टाइम पे लिग्निन और आ जाता है। बोलो लिग्निन पैक्टिन सेल्यूलोज, these all are carbohydrates, all are इनके क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट में जैसे सेल्यूलोजिक फाइबर माइक्रोफाइब्रिल की आप बात करेंगे ना, तो एक एंड पर कौन सा फ्री रहता है, ओ एच। तो बताओ कि जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेल्यूलोज की, पैक्टीन की, हाँ या ना, लिग्निन की, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, इनके एक एंड पर क्या फ्री रहता है, इसे इनका पोलर एंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और इस पोलर एंड के साथ अट्रैक्शन करता है कौन, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो आप बताइए कि जाइलम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के, जाइलम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन है, बोलो सेल्यूलोज, बोलो पैक्टिन, बोलो लिग्निन। तो जाइलम वॉल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के पोलर एंड्स, जाइलम वॉल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के भी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यस और नो। और ये जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलेंगे एडेशन फोर्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो अगर ऐसा लिखा आए कि जाइलम के पोलर एंड, या फिर बोला जाए जाइलम के, या बोले जाइलम कंपोनेंट के पोलर एंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है या म्यूचुअल अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलोगे आप, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। सही है बात या नहीं। तो यहां पानी को जब हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन पुल काम करेगा जो पानी को ऊपर खींचेगा, दूसरा काम करेगा एडेशन फोर्स जो कि जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, तीसरा होगा कोहेशन फोर्स जो कि वाटर और वाटर, और बोलो जिनका कोहेशन फोर्स ज्यादा होता है उनकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है। सरफेस टेंशन देखो, फिजिक्स वाले तो अपने तरीके से समझाएंगे, केमिस्ट्री वाले अपने तरीके से, मैं मेरे तरीके से बताता हूँ, देसी तरीका। भाई आप क्या करो, एक खाली बड़ा सारा बर्तन है अपने पास, सही है, खाली है मतलब उसमें कुछ हवा है, देखो आप हवा है, आप हाथ ऐसे चला के देखो एक बार,
है क्या हवा? हाँ तो हवा है, आप उस खाली बर्तन में जिसमें हवा है उसमें हाथ ऐसे दो, बड़ा इजी जाएगा अंदर, जाएगा ना। आप उस बर्तन को पानी से भर लो आप, और फिर जोर से हाथ ऐसे अंदर लेकर जाओ, जोर का झटका आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स गैस मॉलिक्यूल से क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का कोहेशन फोर्स एडेशन मतलब गैस मॉलिक्यूल से क्या है? ज्यादा है। आप सोचो, अब हवा में ऐसे हाथ चलाते ना अपने यूं, तो बड़ा इजीली हाथ चला पा रहे हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करना इजी है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन कम है। आप सोचो यही हाथ पानी के अंदर डाल के आप हिला के देखो, इतनी स्पीड से थोड़ी हिला पाओगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का एडेशन कोहेशन फोर्स क्या है, तो उनको एक दूसरे से दूर करना आसान नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तुम दोनों इधर आओ मेरे पास, भाग क्या हो, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ, ऐसे करो हाथ, ऐसे पूरी उंगलियां खोल लो, खोल के फंसा लो उंगलियां अंदर, पकड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है उंगलियों को, फंसा के रखो ऐसे। ये देखो, ये ना कोहेशन फोर्स है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है? हाँ या ना? कौन सा फोर्स है? कोहेशन फोर्स। किसके में बीच में? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोशिश मत, आप देखो, मैंने इनको खींचा, तू खड़ा रहे वहीं, तू तो सही है, तो बड़ा इजीली मैं इनको खोल पाऊंगा खींचने पे। लेकिन अगर आप इन्हीं उंगलियों को ऐसे पकड़ो और बिल्कुल टाइट पकड़ लो आप एक दूसरे का हाथ ऐसे, अब अगर मैं इनको खींचता हूं तो वो साथ में आएगा। लिक्विड का कोहेशन फोर्स है सारे हाथ, लिक्विड का कोहेशन फोर्स ये वाला है, और गैस का कोहेशन फोर्स ये वाला है। कम कोहेशन है तो इजीली टूट जाओगे आप, ज्यादा कोहेशन है तो इजीली, इसीलिए हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड प्लाज्मा चलता है, गैस नहीं। क्योंकि अगर गैस चलती तो हार्ट बीट अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाती और प्रेशर ज्यादा हो जाता, तो जो फ्लो है ना गैस का, यूं टूट जाता, बार बार फ्लो टूटता हमारा ब्लड वेसल्स का, वेन्स का और आर्टरीज का। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन ब्लड प्लाज्मा लिक्विड है, लिक्विड में कोहेशन फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा कोहेशन फोर्स होने से क्या है कि अगर प्रेशर ज्यादा डेवलप हो भी जाता है तो जल्दी से ये फ्लो नहीं टूटता। इसलिए बताइए, मैंने चैप्टर के पहले ही इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही बोला था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन लिविंग बॉडी नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, क्योंकि वाटर एक लिक्विड मीडियम है और लिक्विड में कोहेशन फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू, तो इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस टेंशन भी ज्यादा डेवलप करते हैं एज कंपेयर टू गैस। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ सरफेस टेंशन की बात भी करी है कि जिनका कोहेशन ज्यादा होता है उनकी सरफेस टेंशन। तो बताओ गैस और लिक्विड में से सरफेस टेंशन ज्यादा किसका? लिक्विड का। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तक आपको बात समझ में आई है नहीं आई है, या सब ऊपर से गया है? पक्का? बढ़िया से आगे बढ़ूं? हाँ बेटा, करेगा ना, उसमें तो अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं, अभी तो मैंने कोहेशन और एडेशन ही बताए हैं बस, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब ऐसे समझो कि भाई पुलिंग फोर्स जो है, भाई तू सीधा बैठ, ऐसे मत कर यार, मैंने तो खुली छूट दी है कि जिसको नहीं पढ़ना वो, हाँ अपने को तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बैठे भाई जिसको पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी क्लास में अगर एक बच्चा भी ईमानदार से बैठे और अपने चेहरे पे ये दिखा दे कि मैं सर पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ना चाह रही हूँ, तो पूरी एनर्जी से पढ़ाता हूँ मैं उसको। समझ रहे हैं मेरी बात नहीं? तो प्लीज ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल सीधे बैठना है। और ये वाला पोर्शन तो ऐसा, एक तो ये और एक फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट, ये दो टॉपिक ऐसे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज बच्चे को पता नहीं चलती कि लिखा गया है एनसीईआरटी ने। और फिर बच्चा क्या करता है, फिर लास्ट में कहता है कि रटना ही पड़ेगा, ये समझ में क्यों नहीं आएगा? देखो आप समझ में कैसे नहीं आता, आप एनसीईआरटी की एक लाइन बढ़िया से पढ़ोगे, है ना? और अभी तक प्योर एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी से बाहर हम एक लाइन नहीं लेके गए अभी तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात को ऐसे समझो कि भाई पुलिंग फोर्स पानी को ऊपर खींच रहे, हाँ या ना? पुलिंग फोर्स जब पानी को ऊपर खींचेगा, तो मैंने खींचा ए को पकड़ लिया, बी ने बी को पकड़ लिया, सी ने सी को पकड़ लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? किसकी वजह से? कोहेशन फोर्स की वजह से, हाँ या ना? तो ये मुझे प्रमोट कर रहा है कि खींचो खींचो, या अपोज कर रहा है? ये सेम वैसे ही है कि आप ग्राउंड फ्लोर पे और मैं फर्स्ट फ्लोर पे, और मैंने ऊपर से नीचे एक रस्सी फेंक दी कि बच्चों आओ ऊपर खींचता हूं मैं तुम्हें,
मैंने एक को पकड़ के खींचा तो दूसरे को लगा कि सर इसको पढ़ा देंगे, मेरा सिलेक्शन रह जाएगा, उसने दूसरे उसकी टांगे पकड़ ली। दो को खींचा तो पीछे से तीसरा आ गया, तीन को खींचा तो पीछे से चौथा आ गया। तो जैसे जैसे उधर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को कम जोर लगाना पड़ रहा है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि वेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, पुलिंग उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्ट होगा। तो कोहेशन फोर्स भी, एडेशन केवल नहीं, कोहेशन फोर्स पुलिंग को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। अब मैं जब पानी ऊपर खींच रहा था, मतलब बंदों को ऊपर खींच रहा था, मॉलिक्यूल्स को, तो किसी का पैर जो है वो कहीं अटक गया, खिड़की में, वॉल में, कहीं पर भी। अब मैं ऊपर खींच रहा हूं, वो आ ही नहीं रहे, क्योंकि दीवार उसको छोड़ नहीं रही। ये फोर्स कौन सा है? तो मुझे बोलो, केवल कोहेशन नहीं, एडेशन भी मुझे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, हाँ या ना? तो बोलो, एडेशन और कोहेशन दोनों ही अमाउंट में ज्यादा होते हैं, और ये पुलिंग फोर्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन जो पुलिंग फोर्स है वो इन दोनों से भी ज्यादा होता है, इसलिए पानी को ऊपर खींच पाता है। पानी को ऊपर, बच्चा कहता है कि अगर पानी ऊपर खींचना ही है, पानी ऊपर, तो आप एडेशन और कोहेशन लगवाते ही क्यों हो? क्योंकि पुलिंग फोर्स फिर ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना हमें, हाँ या ना? कि आपको अगर पानी ऊपर खींचना है, तो आप एडेशन और कोहेशन लगवाते ही क्यों हो? बोलो, एडेशन और कोहेशन लगवाने का फायदा पता है क्या है? जाइलम कॉलम में एयर स्पेस नहीं आता। जब आप पुलिंग फोर्स से पानी को ऊपर खींचोगे, हाँ या ना? तो बोलो, कोहेशन की वजह से वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में गैप नहीं आएगा, और एडेशन से जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जाइलम वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स में गैप ना आए, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स में गैप, उसके लिए काम कौन कर रहा है? जिससे क्या है कि पूरा का पूरा जाइलम कॉलम पानी से भरा हुआ ऊपर की तरफ चढ़ेगा, विदाउट एनी एयर, विदाउट एनी। आप देखो, अगर मैं यहां से इस प्लांट का टीएस दिखा के आपको ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊं ना अंदर से, तो ये पूरा जाइलम का क्या है, थिकनेस, और इसके अंदर ये पूरा पानी भरा हुआ है ना, पूरा पानी ऊपर चढ़ेगा विदाउट एनी गैप, कोई एयर स्पेस नहीं होगा इसमें, ड्यू टू एडेशन और एडेशन और एडेशन और। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, पुलिंग फोर्स पानी को खींचता है ऊपर, पुलिंग फोर्स पानी को खींचता है, कहां खींचता है? सही है, हाँ या ना? अच्छे से, कोहेशन, एडेशन, साइड में। सही है बात या नहीं? तो बोलो, एडेशन एंड कोहेशन resist the transpiration pull, and in xylem column high tensile strength is developed। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने की पावर डेवलप होती है। मैं आपको समझाता हूं, इधर भाई, तू कमजोर है, कमजोर है, तो तुम दोनों आओ, तू भी आ भाई। नहीं, तू बैठ, उसको बुलाया मैंने, इधर खड़ा हो, इधर, यहाँ, तू मेरे पास आ। नाम क्या बेटा आपका? अमन। हंसता नहीं तू कभी? अच्छा, कभी कभी हंसता है। उधर से पकड़ इसको, पीछे से बढ़िया से पकड़ के रख, टाइट। तू इधर से इसको पकड़, हाँ ऐसे। ये जो फोर्स है ना, ये कोहेशन फोर्स है। वेरी गुड, ये एडेशन फोर्स है। और वो, तेरे दोनों हाथ दे मुझे, और मैं पुलिंग हूं, सही है? तो मुझे ये दोनों अपोज करेंगे, एडेशन और कोहेशन मुझे क्या करेंगे? तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा या कम? एग्जैक्टली, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने की पावर ज्यादा डेवलप होती है अगर मुझे कोई अपोज करता है तो। आप सोचो, आप दोनों छट जाओ, ये मुझे अपोज ही नहीं कर रहे, मैं कहूंगा इधर, नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो फिर मुझे ज्यादा खींचने की जरूरत, मुझे ज्यादा खींचने की जरूरत कब पड़ेगी? तो आप बताओ, पकड़ो इसको, बोलो, एडेशन और कोहेशन पुलिंग को क्या करते हैं, क्या करते हैं? लेकिन फिर भी पुलिंग पानी को ऊपर की तरफ खींच लेगा, क्योंकि वो डेवलप करेगा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब इन दोनों के मुझे अपोज करने की वजह से मेरी पावर क्या होगी, ज्यादा डेवलप होगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब जितना मुझे अपोज करोगे, मैं उतना ज्यादा प्रेशर डेवलप करूंगा। तो बताइए, एडेशन एंड कोहेशन
resist the pulling force and high tensile strength develops in the xylem column. In the xylem, इससे होता क्या है कि जाइलम कॉलम में एयर स्पेस नहीं आता, कोहेशन वाटर को नहीं छोड़ता, एडेशन वाटर को नहीं छोड़ता, और मैं इनके साथ पूरे के पूरे वाटर कॉलम को ऊपर ले जाता हूं। समझ आई बात या नहीं? हाँ या ना? हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। आगे बैठो भाई, थैंक यू सो मच अमन जी। एक बात और बताता हूं, पुलिंग फोर्स अकेला है, हाँ या ना? उसको अपोज करने वाले फोर्स कोहेशन और सीधे बैठो भाई, सीधे बिल्कुल। अपोज करने वाले फोर्स कितने? अपोज करने वाले फोर्स कितने? सही है बात या नहीं? तो बोलो, एक हिडन प्रॉपर्टी है जाइलम की, एक हिडन प्रॉपर्टी है जो पुलिंग को हेल्प करती है कि चल चल पानी लेके चल ऊपर, और उसे कहते हैं कैपिलरिटी। क्या कहते हैं? कैपिलरिटी। अब पूछो ये क्या होता है? जैसे आप समझोगे भाई, ये ना एक बीकर है, इस बीकर में हमने पानी भरा है, ठीक है? इस पानी के अंदर बोलो 3 पाइप्स रखी हमने, लेकिन ये शर्त है कि तीनों पाइप को सेम हाइट तक डिप करना है हमको। बोलो, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। तीनों पाइप्स को हमने सेम हाइट तक क्या किया है, लेकिन आपको ये समझना है कि जो ए है उसका डायमीटर ज्यादा, बी का उससे कम, और सी का। अब आप बताओ कि ए पाइप में पानी का जो लेवल है ना अंदर, वो बाहर वाले के बिल्कुल बराबर है। बी पाइप में पानी बाहर से थोड़ा, और सी में तो बोलो पानी काफी ऊपर है। सही है बात या नहीं? बोलो, सरफेस एरिया मतलब जितना डायामीटर क्या होगा, पानी ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा। आप बताओ, अभी पानी यहाँ है, अगर मैं इसका एरिया क्या कर दूं, तो पानी कहाँ जा रहा है? तो बोलो, एरिया जितना कम होगा पाइप का, मतलब डायामीटर जितना, पानी ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटी उतनी। इस प्रॉपर्टी को कैपिलरिटी कहा जाता है। इसलिए जो पानी ऊपर चढ़ाती है ना पाइप हमारे टैंक में घर पे, उनका अंदर से डायामीटर कम रखा जाता है, मोटाई ज्यादा होती है पाइप के बाहर वाले एरिया की, और अंदर डायामीटर कम होता है, क्योंकि कैपिलरिटी डेवलप होती है, जिससे पानी ऊपर चढ़ने में क्या मिलती है, हेल्प। तो पानी ऊपर चढ़ाने वाली पाइप्स जो होती हैं, उनकी अंदर से कैविटी जो है बच्चे वो कहती है नैरो होती है। कैविटी या डायामीटर जितना नैरो होगा, पानी ऊपर चढ़ने की पॉसिबिलिटी उतनी। पाइप की, थिन पाइप्स की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? और ये कैरेक्टर डेवलप होता है जाइलम में। किसमें? आप बताइए, जाइलम की सेल जब पहली बार बनती है ना, फर्स्ट टाइम, उसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म एक लिविंग सेल है। सही है? लेकिन जब ये सेल जाइलम की सेल में डेवलप होगी, किसमें डेवलप होगी? तो आप बताइए, जाइलम बनते टाइम इसकी सेल वॉल में डिपोजिशन शुरू होगा किसका? लिग्निन का। जाइलम की वॉल में डिपोजिशन शुरू होगा किसका? बोलो, जैसे जैसे लिग्निन डिपॉजिट होता जाएगा वॉल की थिकनेस, जैसे जैसे लिग्निन डिपॉजिट होता जाएगा वॉल की थिकनेस बढ़ेगी, तो अंदर वाली जो कैविटी है बच्चों वो नैरो होती जाएगी। क्या होती जाएगी? एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोटोप्लाज्म तो हो जाएगा इसका खत्म, प्रोटोप्लाज्म तो हो जाएगा इसका, और अंदर से कैविटी हो जाएगी नैरो। इसका मतलब स्टार्टिंग में तो ये पाइप जो थी ना बच्चे, वेसल, उसका डायामीटर ऐसा था जब शुरू में बनी थी जाइलम की सेल, लेकिन आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन, आफ्टर द, तो लिग्निन के डिपोजिशन के बाद आप बताइए, इस हिस्से में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया ना, तो आप बताओ कैविटी कैसी हो गई? कैसी हो गई? और जाइलम में कैपिलरिटी का नेचर डेवलप हो गया। हाँ या ना? और जाइलम की जो पाइप्स होती हैं, वेसल्स और ट्रैकेट्स, इनका डायामीटर अंदर से क्या रहता है? नैरो रहता है। तो नैरो रहता है तो उनमें कौन सा नेचर डेवलप हो जाता है? कौन सा नेचर डेवलप हो जाता है? इसका मतलब इन 3 प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक प्रॉपर्टी है क्या? कैपिलरिटी। ये किसका है प्रॉपर्टी? जाइलम का।
एडेशन किसकी प्रॉपर्टी है? वाटर और वॉल की। कोहेशन किसकी प्रॉपर्टी है? और पुलिंग फोर्स ट्रांसपिरेशन की प्रॉपर्टी हो गई। और बताओ कैपिलरिटी जाइलम की प्रॉपर्टी हो गई। और जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स का डायामीटर अंदर से कैसा रखा जाता है? कैसा रखा जाता है? जिससे कि पानी क्या हो सके, ऊपर चढ़ सके। समझ पाए बात या नहीं? हाँ या ना? क्या आप इन फोर्सेस को समझ पाए हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ, है क्या? अच्छे से क्लियर है सब? तो कल यहीं से टॉपिक शुरू करेंगे आगे हम। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है बच्चे, क्योंकि अभी इसमें रूट प्रेशर बाकी है, गटेशन बाकी है ना। अभी तक सिर्फ पानी को लीफ तक लेके गए हैं हम, कैसे जाएगा उस पर डिटेल कल करनी है अपने को, ठीक है? मतलब परसों। कल क्लास नहीं है क्योंकि मेरे को ही कंटिन्यू करना है आगे अभी, तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी क्लास की, है ना? है वाटर कल आएगा क्लास में, तो कह रहा हूं कल बताऊंगा। अभी बाकी टॉपिक अभी हुआ नहीं, मैंने ये भी तो बोला है।